आज हम जिस निबंध के बारे में बात करेंगे वो है नए संघर्ष निराला की साहित्यिक साधना, जो कि रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है। बच्चों, जो यह विषय है नए संघर्ष, इसमें एक जीवनी का वर्णन किया गया है और यह जीवनी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जो कि रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है। रामविलास शर्मा जी ने निराला जी का जो जीवन चित्रण है उसे इस जीवनी में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और इसे नाम दिया है निराला की साहित्यिक साधना। जो यह जीवनी है निराला की साहित्यिक साधना, इसमें एक विषय है नए संघर्ष, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। जो नए संघर्ष निराला जी की यह जीवनी है, इसमें रामविलास शर्मा जी ने इस संघर्षों को इस अध्याय में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। नए संघर्ष अध्याय में निराला जी के जीवन के उस संघर्ष का वर्णन किया गया है जहां निराला के जीवन में गरीबी तथा बीमारी से संबंधी संकट खड़े हुए थे। निराला जी कलकत्ता में मतवाला पत्रिका के दफ्तर में काम किया करते थे, यानी कि वो जो अपने लेख हैं वो मतवाला पत्रिका के लिए ही लिखा करते थे। लेकिन मतवाला पत्रिका के जो मालिक हैं महादेव प्रसाद सेठ, उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था और उनके व्यवहार से खिन्न होकर उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद वो कलकत्ता से गड़ाकोला आ गए थे। गड़ाकोला में प्रभा पत्रिका नाम का दफ्तर था। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, जो कि प्रभा नामक पत्रिका के संपादक थे। नवीन जी के मन में निराला जी की छवि कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन जब प्रभा के दफ्तर में दोनों की मुलाकात होती है, यानी कि नवीन जी और निराला जी की जब प्रभा के दफ्तर में मुलाकात होती है, तो नवीन जी निराला जी के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित होते हैं। वहाँ नवीन जी को एहसास होता है कि जो निराला के बारे में वो सोचा करते थे या उनके मन में जो छवि थी वह तो बिल्कुल ही विपरीत व्यक्तित्व के हैं। तो इस मुलाकात के बाद उनके मन में जो मैल था वो मिटकर उनके संबंध मित्रता में बदल जाते हैं। जो जीवनीकार ने इस संबंध को बहुत ही रोचक ढंग से वर्णित किया है। यहाँ पर जीवनीकार कौन है? रामविलास शर्मा, यानी कि रामविलास शर्मा ने दोनों के संबंधों को बहुत अच्छे से वर्णित किया है। जब नवीन जी के मन में निराला जी की छवि बदल जाती है तो नवीन जी उनकी प्रशंसा में एक लेख लिखते हैं और उस लेख में एक पंक्ति लिखते हैं जिसमें वे कहते हैं कि निराला तो एक फक्कड़ व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है वो एक फक्कड़ प्रकृति का है। नवीन जी लिखते हैं कि निराला जी तो वो हैं जो अपनी बड़ाई में लिखे हुए शब्दों की छटाई भी स्वयं ही कर देते हैं, यानी कि उनको अपनी बड़ाई करवाना भी पसंद नहीं है। तो दोनों के संबंध वहाँ पर मित्रता में बदल जाते हैं और जब वो मित्रता में बदलने के बाद निराला जी वापस कलकत्ता लौट आते हैं। कलकत्ता वापस लौटने के बाद वे मतवाला दफ्तर में ना जाकर काम के लिए इधर उधर चक्कर लगाने लगते हैं। निराला तथा उनकी कविताओं के बिना मतवाला पत्रिका बहुत ही सूना था, यानी कि जो निराला अपनी लेख उसमें लिखा करते थे, मतवाला पत्रिका में जो अपने लेख लिखा करते थे, उनके लेखों के बिना मतवाला पत्रिका मानो सूनी पड़ गई हो। इसलिए मतवाला पत्रिका के जो मालिक हैं महादेव सेठ और मतवाला पत्रिका के जो बाकी के सदस्य थे, वो सब मिलकर निराला जी को मनाने के लिए उनके पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो मतवाला पत्रिका में वापस लौट आए और उनके आग्रह को निराला जी भी मान लेते हैं। निराला जी भी उनका मान सम्मान रखते हुए मतवाला पत्रिका में वापस लौट आते हैं और उन्होंने फिर से अपनी कविता लेखन आरंभ कर देते हैं।
इससे यह स्पष्ट होता है कि निराला स्वाभिमानी से समझौता न करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जिद्दी प्रकृति के नहीं थे। वो दूसरों का मान सम्मान रखना भली भांति समझते थे। अब उन्होंने मतवाला पत्रिका के लिए लेखन आरंभ तो कर दिया, लेकिन जो रस उनकी कविताओं में पहले दिखाई पड़ता था, अब उसका अभाव देखने को मिलता है। यानी कि पत्नी की मृत्यु और आर्थिक स्थिति ने कहीं ना कहीं उनके लेखन कार्य को भी प्रभावित किया है। निराला जी साहित्य के साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीति से भी जुड़े हुए थे। यह वह समय था जब गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और चरखा सत्याग्रह चरम पर था। यानी कि मुस्लिम लीग और हिंदू सभा जैसे संगठनों ने गांधी आंदोलन को कमज़ोर बना दिया था। यह वह समय था जब हिंदू और मुसलमानों के दंगे चरम सीमा पर भड़के हुए थे। उस समय पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी आंदोलन तथा चरखा सत्याग्रह का भी मजाक उड़ाया था। उस समय निराला ने माधुरी जैसी पत्रिका में लेख लिखकर रविंद्रनाथ जी की जमकर खबर ली थी। तो सांप्रदायिकता, गुटबाजी जो उस समय चल रही थी, यानी कि आपस में जो गुट बन गए थे मुसलमान और हिंदुओं के, वह लेख के माध्यम से चरम सीमा पर थे। हिंदू समर्थन के जो लेख थे वो मतवाला पत्रिका में छपा करते थे, और दूसरी ओर जो मुस्लिम समर्थन के जो लेख थे वो सुल्तान पत्रिका में छपा करते थे। सुल्तान पत्रिका नवाब शाह के द्वारा संचालित थी, ये उनके मालिक थे। उस समय मतवाला में हिंदू सभा तथा समाजवाद दोनों प्रकार के लेख छप रहे थे। लेकिन रामविलास शर्मा जो कि जीवनीकार हैं, उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जो कट्टरता तो निराला के व्यक्तित्व में कभी न देखने को मिली, वह कट्टरता अब इन लेखों में कहीं ना कहीं उनकी झलकती थी। चाहे वह साहित्य मान्यता के प्रति हो या राजनीतिक मूल्यों के प्रति हो, लेकिन कट्टरता के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं रहा। आगे के घटनाक्रम का वर्णन करते हुए रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि उपयुक्त दोषों ने कहीं ना कहीं साहित्य और भाषा दोनों को ही क्षति पहुंचाई है। यानी कि जो दोनों पत्रिकाओं में लेख लिखे जा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं भाषा और साहित्य दोनों को ही नुकसान पहुंचा है, दोनों को ही क्षति पहुंचाई गई है। और यही कारण था कि एक बार फिर से मतवाला और उसके संपादन के साथ निराला जी का संपर्क टूट गया। अब तो निराला कविता की दुनिया में स्वयं को कटा हुआ महसूस करने लगे थे। लेकिन मित्रों की सहायता से किसी तरह बस गाड़ी खिंच रही थी। एक ओर तो निराला जी का गिरता हुआ स्वास्थ्य, दूसरी ओर आर्थिक तंगी, और तीसरी ओर साहित्यिक दुनिया से बेरुखी, इन सब ने निराला के जीवन को मानो संघर्ष की दलदल में डाल दिया हो। अपनी कटु आलोचना सहन करने के बाद भी अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति मन में भेद ना रखना निराला संघर्ष की अलग ही पहचान बनाती है। इस प्रकार जीवनीकार ने अपने जीवनी में निराला का यह प्रेम संचित किया है जो उनके मन में अपने समकालीन लेखकों और मित्रों के प्रति दिखाई देता है। यानी कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उनके मन में जो अपने समकालीन लेखकों के प्रति प्रेम रहा है, वह सब उनके लेखों में भली भांति देखने को मिलता है। आर्थिक तंगी तथा लंबी बीमारी के बावजूद भी कभी न थकने वाले निराला का चित्रण रामविलास शर्मा ने अपनी जीवनी में भली भांति किया है। आर्थिक तंगी में भी उन्होंने बाल साहित्य, आलोचना, टीका, ये लेख तक लिख डाले। भले ही यह सब तंग हालत की रचनाएं थी, परंतु इन रचना में रस का अभाव कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा।